डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है पढ़ रहे थे। ये वैसे तो सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, बट इसको जो है अगर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो सिलेबस जारी किए गए हैं उसके अनुसार इसे जो है अलग सब्जेक्ट जो है मानकर पढ़ाया गया है। आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है पढ़ना है। आपके जो भी कॉलेज हो, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर है तो आपके कॉलेज में हो सकता है कि अलग ब्रांच में जो है आपका पेपर जो है अलग अलग लिए जाएं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप सासाराम में हो तो वहाँ पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग लिया गया है। अगर आप मान लो कि आप MIT में सिविल इंजीनियरिंग से हो तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लिया गया हो। तो अलग अलग कॉलेज के बेसिस पे आपका जो प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर है ये आपका चेंजेस हो सकता है। बट अगर आपके कॉलेज में फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, पढ़ना है आपको 7 सेमेस्टर में बीटेक में, तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियोज़ को देखने के बाद अगर आप गेट के पर्सपेक्टिव से भी इसको लेकर चलोगे तो उसके पर्सपेक्टिव से भी जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन गेट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल आपका इस पे बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि इससे जो न्यूमेरिकल आते हैं, एक न्यूमेरिकल आपको जो है मिलेंगे ही मिलेंगे आपका गेट के एग्ज़ाम्स में। हर साल लगभग पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली इससे मिलेगा। अब इससे पहले जो हमारी वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है, क्योंकि फाउंडेशन इंजीनियरिंग में दो तरीके का ही तो फाउंडेशन होता है। एक शैलो फाउंडेशन होता है और एक डीप फाउंडेशन होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे शैलो फाउंडेशन के बारे में। तो जो शैलो फाउंडेशन है उसमें क्या होता है कि जो विड्थ रहता है हमारा फुटिंग का या फाउंडेशन का, वो ज़्यादा होता है या फिर इक्वल होता है, बराबर होता है किसके? तो डेप्थ ऑफ फुटिंग, जितना डेप्थ होगा फुटिंग का उसके। जो फाउंडेशन का जो इफ़ेक्ट होता है सॉइल पे, वो जितना विड्थ हमारा फुटिंग का होता है उतना ही विड्थ तक डेप्थ ऑफ फुटिंग के बाद अपना इफ़ेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, चाहे उसमें स्ट्रेस हो चाहे प्रेशर हो। इन सभी तरीके का जो पैरामीटर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो अपना इफेक्ट दिखाता है। तो इसमें हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि शैलो फाउंडेशन में जो बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट किया जाता है या फाउंडेशन में जो बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट किया जाता है वो दो क्राइटेरिया पे कैलकुलेट किया जाता है। एक शियर फेल्यूर क्राइटेरिया पे और दूसरा सेटलमेंट फेल्यूर क्राइटेरिया या सेटलमेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। जिसमें हम लोग स्टार्ट किए थे तो जो जनरल शियर फेल्यूर है ये आपका शियर फेल्यूर क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, और लोकल शियर फेल्यूर और पंचिंग शियर फेल्यूर ये भी जो है हमारा शियर फेल्यूर क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं शैलो फाउंडेशन का। इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी के बारे में भी हमने देखा था, जिसमें ग्रॉस प्रेशर, नेट प्रेशर, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो इन सभी को अलग अलग टाइप्स के जो बियरिंग कैपेसिटी होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हमने मेथड देखा था, जिसमें 3 तरीके का मेथड हमने डिस्कस किया था। पहला था एनालिटिकल मेथड, जिसमें 2 मेथड हम लोगों ने देखा। ऐसे 3 है ना, या 4 भी कह सकते हैं, बट बेसिकली जो है 2 तरीके का जो है ज़्यादा प्रचलित है। पहला उसमें रैंकाइंस एनालिसिस देखे थे, जो कि आपका जो लैटरल अर्थ प्रेशर थ्योरीज था उसका एक्सटेंशन था, मतलब उसी से रिलेटेड वो थ्योरी थे जिसकी मदद से बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा फिर टरजागी साहब ने जो है अपना थ्योरी दिया, जिसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों को अजम्पशंस लिया।
जैसे जो सरफेस था वो रफ उन्होंने माना, लेकिन उन टरजागी साहब से पहले प्रंडल जी थे जिन्होंने जो है बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए सोचा, बट वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। टरजागी साहब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए सारी पॉइंट्स को, इसलिए जो है वो ज़्यादा सफल हुए और उनका जो है नाम जो है हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो टरजागी साहब ने अपना थ्योरीज दिया उसमें 3 जोन जो है देखने को मिलता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अलग अलग जोन का जो है अलग अलग नाम थे और अलग अलग शेप थे, जो कि मैंने आपको बताया था। तो अगर वाटर टेबल का इफ़ेक्ट हम लोग कब कंसीडर नहीं करते हैं, जब वो जोन 3 में हो या जोन 2 और जोन 3 के बाउंड्री पे होता है, तो वाटर टेबल का जो इफ़ेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है या ना हटा के देते हैं, है ना, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बट वही अगर वाटर टेबल जोन 2 या जोन 1 में प्रेजेंट हो जाए तो वाटर टेबल का इफेक्ट जो है बियरिंग कैपेसिटी पे पड़ता है। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी पे उसका इफेक्ट जो है पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है जो हमारा दूसरा मेथड था कोडल प्रोविजंस या कोड मेथड, उसके बारे में हम लोग जो है अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आईएस कोड मेथड में जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है CNC SCIC DC प्लस सिग्मा बार NQ माइनस 1 SQ DQ प्लस हाफ B गामा N बाई S बाई D बाई और I बाई। यहाँ पे नो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, इसमें वाटर टेबल का इफेक्ट जो है नहीं है। लेकिन अगर वाटर टेबल इफेक्ट अगर कंसीडर कर देंगे तो यहाँ पे जो है जो थर्ड टर्म है उसमें जो है W स्टार करेंगे। W स्टार जो है ये वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए 0.5 इंटू 1 प्लस जेड बाई बी ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो IS कोड मेथड है उसमें। तो ये जो IS कोड मेथड है ये लगभग अगर आप देखेंगे तो जो मेयर हॉफ ने जो अपना सिद्धांत दिया था या फॉर्मूलाज डिराइव करके बताया था उसी के जैसा है, या उसी में कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको जो है स्टैंडर्ड वैल्यू जो है बना दिया गया कि इस बेसिस पे हम लोग जो है कैलकुलेशन अपना करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फाउंडेशन मान लो कि ये हमारा फुटिंग है, तो ये जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है इसका जो वैल्यू है ये 0.5 से 1 के बीच में लाई करता है। 1 कब होगा, जब जोन 3 में प्रेजेंट होगा या जोन 2 और जोन 3 के बाउंड्री पे होगा, तब वाटर करेक्शन फैक्टर 1 होगा। और 0.5 कब होगा, जब हमारा जोन 1 में होगा तब, या जोन 2 और 1 के बाउंड्री पे होगा, तो उस कंडीशन में वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर जो है 0.5 लेकर जो है हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आपको जो है ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका कि स्क्वायर फुटिंग, एक स्क्वायर फुटिंग है 2 मीटर इंटू 2 मीटर का, इज सब्जेक्टेड टू एन इंक्लाइंड पॉइंट लोड। इंक्लाइंड पॉइंट लोड जो है लग रहा है, जो कि फिगर में दिया गया है, आगे हम लोग देखेंगे फिगर को। द वाटर टेबल इज लोकेटेड वेल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग। जो वाटर टेबल है वो बेस ऑफ फुटिंग पे यानी जोन 2 में कह सकते हैं, या फिर जोन 1 और 2 के बाउंड्री पे जो है प्रेजेंट है वाटर टेबल। तो कंसीडर वन वे इसेंट्रिसिटी है, नेट सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 3 है, तो कितना होगा हमारा नेट सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग का।
कुछ डाटा यहाँ पे जो है दिए गए हैं, जिसमें बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NQ 33.3, NY जो है 37.16, यूनिट वेट जो है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, शेप फैक्टर जो है FQS एंड FYS जो है 1.314, कोहेजन 0 यानी C का वैल्यू 0 है, फ्रिक्शन एंगल जो है 35 डिग्री है, डेप्थ फैक्टर जो है FQD और FYD या फिर यहाँ पे डायरेक्ट जो है DQ/DY कह सकते हैं, वो 1.113 दिया गया है। और इंक्लिनेशन फैक्टर यानी IQ और IY जो है ये आपका जो है दिया गया है। IQ जो है मानकर चलो कि 0.4 और IY जो है वो 0.02 दिया हुआ है। ये आपका जो है यहाँ पे फिगर जो है दिया गया है, ठीक है। ये जो विड्थ है फुटिंग का ये 2 मीटर का है। डेप्थ की बात की जाए तो ये जो डेप्थ है ये 1 मीटर है, लेकिन जो फुटिंग का जो साइज़ है वो 2 मीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है विड्थ निकालेंगे तो विड्थ इज इक्वल टू, क्योंकि इसेंट्रिक लोड लग रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग जो है B डैश इज इक्वल टू B माइनस 2EX, ये फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियोस में। तो 2 माइनस 2 इंटू 0.5 यानी 1.7 मीटर, या फिर B डैश इज इक्वल टू 0.85 प्लस 0.85 यानी 1.7 मीटर। ये दोनों में से किसी भी एक मेथड की मदद से आप जो है B डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। ये B डैश कौन होता है? तो ये वो डिस्टेंस है जिसको B डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये आपका यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये आपका B डैश है, ठीक है। तो ये B डैश कैलकुलेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये कहाँ तक जो है आ रहा है, जो कि इसेंट्रिक लोड जो यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे जो इसेंट्रिक लोड लग रहा है इसके कारण से यहाँ तक जो है इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग जो है यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो आ जाएगा CNC SCIC/DC प्लस सिग्मा NQ SQ/IQ DQ प्लस 1/2 V डैश गामा NY S/IY और DY। तो QU जो है वैल्यू आ जाएगा हमारा 405.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ गया तो उसको अगर डिवाइड कर दें, है ना, उसको अगर डिवाइड कर दें फैक्टर ऑफ सेफ्टी और से, तो हमारा जो है, और यहाँ पे जो है जो ओवरबर्डन प्रेशर था उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो हमारा जो है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है निकल कर आ जाएगा। तो जो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी आएगा वो आ जाएगा 129.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से फॉर्मूला पुट करने के बाद तो जो नेट सेफ लोड है वो हमारा आ जाएगा, नेट से जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर रिड्यूस्ड एरिया से, तो हमारा जो है नेट सेफ लोड जो है हमारा निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके लिए ये बेटर होगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फॉर द स्ट्रिप फुटिंग ऑन ए सैचुरेटेड क्ले। सैचुरेटेड क्ले पे एक स्ट्रिप फुटिंग बनाया जा रहा है फॉर अ गिवन फेल्यूर सरफेस, द बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन टेक्स द फॉर्म। यहाँ पे जो है फॉर्म में आएगा बियरिंग कैपेसिटी का इक्वेशंस, जहाँ पे CU जो है अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ है, phi U जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, B जो है विड्थ ऑफ स्ट्रिप फुटिंग और QU जो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल का दिया गया है। ये यहाँ पे फिगर आप देख पा रहे होंगे,
यहाँ पे ये जो फुटिंग है स्ट्रिप फुटिंग, उसका जो है ये विड्थ दिया गया है। इस पे जो है लोड लग रहा है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QU। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 2B है, यानी 2B। ये जो है सेमी सर्कुलर फेलुअर सरफेस जो है आपका ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका CU दिया गया है और FU जो है आपका 0 है। और ये इसको टेंजेंशियली अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टेंजेंशियली लग रहा है CU पाई B। यहाँ पे ये जो, क्योंकि ये टोटल B है तो ये एज ए रेडियस के तौर पे वर्क करेगा। तो ये जो है यहाँ से O से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो B ही होगा, यानी विड्थ ही होगा, या विड्थ के इक्वल ही वैल्यू आएगा। सो अगर अप्लाइड मोमेंट की बात किया जाए अबाउट पॉइंट O के, तो QU इंटू B बाई 2 यानी QUB²/2, ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। और रजिस्टिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट O C⁻B इंटू B यानी CU⁻B², जो कि क्लॉकवाइज आएगा। तो यहाँ से जो शियर स्ट्रेंथ होगा τF = C प्लस सिग्मा n tan phi, तो τF = C फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात किया जाए तो उस कंडीशन में हमारा QUB² बाई 2 = CU⁻B², तो B² से B² कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा QU = 2πCU, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना है। और भी वीडियोस आपको जो है मिलते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।